नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम जरूरी खबरें। खबरनामा में जरूरी खबरें तो हम आपके लिए लेकर ही आते हैं, लेकिन आज खबरों के साथ साथ हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली के बारे में। तो इस एपिसोड को अंत तक सुनिए। फिलहाल वक्त है हेडलाइंस का। नायब सैनी ने ली हरियाणा सीएम पद की शपथ, किन्हीं मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, नहीं बना कोई डिप्टी सीएम। सीएए के नोटिफिकेशन के दूसरे ही दिन पोर्टल हुआ लॉन्च, मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तमिलनाडु सीएम बोले हम कानून लागू नहीं करेंगे। पीएम ने 10 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की, 85,000 करोड़ की योजनाओं का इनॉग्रेशन किया। साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। एआई और फर्जी खबरों पर लगेगी लगाम, गूगल ने की चुनाव आयोग के साथ साझेदारी। भाजपा की दूसरी लिस्ट में एमपी, बिहार समेत कई राज्यों पर चर्चा, 90 उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। नेपाल में एक बार फिर राजशाही के समर्थन में गूंजे स्वर, हिंदुत्व को राज्य धर्म बनाने की मांग। रूस का कार्गो प्लेन क्रैश, 15 लोगों की मौत, टेक ऑफ के बाद इंजन में लगी आग, 2 महीने में दूसरा हादसा। कॉमेडी फिल्मों में फिर होगी अक्षय कुमार की वापसी, फुकरे डायरेक्टर से मिलाया हाथ। कोहली T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो सकते हैं, रिपोर्ट्स में दावा। आईपीएल आखिरी मौका, विराट पिछले 2 महीने से ब्रेक पर हैं। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी ने मंगलवार शाम हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए। सैनी के बाद कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये पांचों खट्टर कैबिनेट में भी थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सैनी को नेता चुना गया। फिर 54 साल के नायब सिंह सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सैनी ने विधायक दल का नेता चुने जाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। सैनी मनोहर लाल के करीबी हैं। 27 अक्टूबर 2023 को ही उन्हें हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। मनोहर लाल ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद मंगलवार सुबह 11:30 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जेजेपी ने भी दिल्ली में अपने विधायकों की बैठक बुलाई। पार्टी में के 10 में से 5 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सभी बीजेपी के संपर्क में हैं। जजपा कल हिसार में रैली कर अगली रणनीति का ऐलान करेगी। वहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। केंद्र ने सोमवार को सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू हो गया। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि वो राज्य में ये कानून लागू नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है। जब जब यहाँ आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा आज 12 मार्च की ऐतिहासिक तारीख भी है। आज ही के दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की धारा को बदला और दांडी यात्रा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। सत्य अहिंसा के आदर्श हो, राष्ट्र आराधना का संकल्प हो या गरीबों वंचितों की सेवा करते हुए नारायण के दर्शन की भावना हो, साबरमती आश्रम आज भी बापू के इन मूल्यों को जीवित रखे हुए है। वहीं अल्फाबेट के अधीन काम करने वाली दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने गलत जानकारी और सूचनाओं पर कंट्रोल करने के दृष्टिकोण से भारतीय चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है।
आगामी आम चुनावों के दौरान AI जनरेटेड कंटेंट के प्रसार पर लगाम लगाई जा सके, इसीलिए इन दोनों ने साझेदारी की है। इस बात की जानकारी खुद गूगल इंडिया के ब्लॉग पोस्ट पर दी गई है। गूगल इंडिया ने मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उसके फीचर चुनावों के लिहाज से वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। गूगल ने इस ब्लॉग पोस्ट में बताया कि हम भारतीय चुनाव आयोग के साथ मिलकर गूगल सर्च को चुनाव को देखते हुए बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम चुनाव के दौरान यूजर्स को गूगल सर्च से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले। गूगल ने कहा कि हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लोगों को वोट करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इलेक्शन के दौरान AI जनरेटेड कंटेंट का बोलबाला ना हो, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि एक आम यूजर भी चुनाव संबंधी AI जनरेटेड कंटेंट की पहचान कर सके। बता दें कि गूगल ने पहले ही ड्रीम स्क्रीन जैसे YouTube जनरेटिव AI फीचर्स के साथ बनाए गए कंटेंट के लिए लेबलिंग प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। अब YouTube क्रिएटर्स को भी बताने की जरूरत होगी कि जो कंटेंट बनाया गया है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक और सही स्रोत पर बेस्ड है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लगभग 90 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि भाजपा के लिए कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पार्टी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय ने सोमवार देर रात हुई बैठक में 7 राज्यों के करीब 90 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए सोमवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, नित्यानंद राय, पार्टी सांसद सुशील मोदी, CR पाटिल, तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी, हिमाचल LOP के जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा, कर्नाटक के पूर्व CM BS येदुरप्पा, बसवराज बोम्मई, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदुरप्पा, कर्नाटक के LOP R अशोक, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला और गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। बात करें विदेशी खबरों की तो नेपाल ने 16 साल पहले लोगों ने सड़कों पर उतरकर तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और देश ने लोकतंत्र को अपनाया था। हालांकि अब हिमालयी देश के लोगों का लोकतंत्र से मोह भंग हो गया है। अब वो सड़कों पर प्रदर्शन कर राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 2005 तक ज्ञानेंद्र शाह बिना कार्यकारी और राजनीतिक शक्तियों के देश के संवैधानिक प्रमुख थे। उन्होंने सरकार और संसद को भंग कर दिया और शासन करने के लिए सेना का उपयोग किया। नेपाल में वर्तमान व्यवस्था के प्रति लोगों में निराशा बढ़ रही है और परिवर्तन की मांग हो रही है। लोगों ने राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार शासन करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गणतंत्र देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रहा और संघर्षरत अर्थव्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। देश में राजशाही समर्थक रैलियां बड़ी होती जा रही हैं। गत माह काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने राजशाही के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि राजशाह को एक बार फिर राजा के रूप में बहाल किया जाए और हिंदू धर्म को राज्य धर्म माना जाए। वहीं रूस ने मंगलवार को कहा कि उसका एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 15 लोग सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश से सभी लोगों की मौत हो गई है। घटना की वजह इंजन में आग लगना बताई गई है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी हादसे की पुष्टि की है। ये प्लेन इवानोवो इलाके में क्रैश हुआ है। रूस के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसी वीडियो की पुष्टि नहीं की है। इसके पहले जनवरी में रूस का एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 74 लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर यूक्रेन के कैदी थे। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक क्रैश होने वाला प्लेन IL-76 था। इसमें 4 इंजन होते हैं। मंगलवार को टेक ऑफ की कुछ देर बाद इसके एक इंजन में आग लग गई। ये तेजी से नीचे की तरफ आया और क्रैश हो गया। क्रैश साइट से गहरा काला धुआं उठते देखा जा सकता है। घटना रूसी वक्त के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे हुई। बात करें मनोरंजन जगत की तो अक्षय कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो कलाकार हैं जो लंबे समय से अपनी शानदार मूवी के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई सारी एक्शन, कॉमेडी, पेट्रियोटिज्म और सामाजिक मुद्दों पर बनी कई मूवीज में अपना दमदार अभिनय करके छाप छोड़ी है। खासतौर पर कॉमेडी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग के जरिए अक्षय कुमार फैंस के फेवरेट माने जाते हैं। इस बीच अक्षय कुमार की अगली फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।
बताया जा रहा है कि उन्होंने कॉमेडी मूवीज के लिए मशहूर फुकरे डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा से हाथ मिलाया है। बीते समय में कॉमेडी फिल्मों से दूरी बनाने वाले अक्षय कुमार जल्द ही इस जॉनर की मूवीज में वापसी करते हुए नजर आएंगे। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय और फुकरे डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा आने वाले समय में आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म में दिखाई दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं खेल जगत की। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाने वाली भारतीय टीम से बाहर हो सकते हैं। द टेलीग्राफ ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि नेशनल सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट विराट कोहली को वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप करने का फैसला ले चुका है। 35 साल के इस भारतीय बल्लेबाज के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का मौजूदा सीजन आखिरी मौका है। अगर वो इस सीजन में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं तो उन्हें टीम में रखने के बारे में विचार किया जा सकता है। वो पिछले 2 महीने से ब्रेक पर है। कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में 131.30 की स्ट्राइक रेट से 1141 रन बनाए हैं। कोहली की पोजीशन में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज उनकी जगह ले सकते हैं। तो ये थी आज की खबरें। अब बात कर लेते हैं रंगों के त्योहार होली की। देखिए, फागुन का महीना लग चुका है और इस महीने के साथ ही आता है होली का त्योहार। और बात जब होली की हो तो मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली दिमाग में जरूर आती है। यहाँ की होली दुनिया भर में पॉपुलर है, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा सखियों और गोपियों के साथ खेलते थे। होली के मौके पर इस रंगोत्सव की धूम मन को आनंद और आत्मा को भक्ति भाव से भर देती है। यहाँ तक कि ब्रिज धाम में सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि कई अन्य तरीकों से भी होली खेली जाती है। लड्डू मार होली से लेकर गोबर की होली तक का प्रचलन है। होली की यहाँ कुछ विशेष परंपराएं भी जो लोगों को खूब पसंद आती हैं। वैसे तो होली के पूरे हफ्ते मथुरा, वृंदावन में अलग अलग होली खेली जाती है, पर आज हम बात करेंगे लड्डू होली की, जो 17 मार्च को बरसाना के श्रीजी मंदिर बरसाना में मनाई जाएगी। बरसाना की लड्डू मार होली पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ होली का हुड़दंग लड्डुओं से होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लड्डू मार होली को मनाने के पीछे का कारण क्या है? लड्डू मार होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी, इसकी वजह आपको पौराणिक कथाओं से मिलेगी। तो हुआ यूं कि एक बार राधा रानी के पिता वृषभान ने नंद बाबा को होली का न्योता दिया, जिससे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार करने पर उन्होंने एक पुरोहित के हाथों स्वीकृति पत्र भी भिजवाया। पुरोहित नंद बाबा का पत्र लेकर राधा रानी के घर पहुंच गए। वहां वृषभान ने पुरोहित जी का खूब आदर सत्कार किया। थाल में खाने के लिए लड्डू दिए गए और इसी दौरान बरसाना की किशोरियों ने पुरोहित की गालों पर गुलाल लगा दिया। अब पुरोहित तो केवल संदेश लेकर आए थे, होली खेलेंगे ऐसी तो कोई तैयारी थी ही नहीं, इसलिए गुलाल उनके पास था नहीं, तो उन्होंने सामने रखे लड्डू उठाए और गोपियों पर फेंकने लगे। देखते ही देखते पूरे प्रांगण में लड्डू ही लड्डू। सब एक दूसरे पर लड्डू मार मार कर होली खेलने लगे और तभी से बरसाना की ये लड्डू मार होली की परंपरा चल पड़ी, जो आज तक निभाई जा रही है। हर साल रंग से पहले लड्डू मार होली होती है, जिसमें लड्डू होली के दिन सुबह बरसाना की राधा के रूप में सखी न्योता लेकर नंद भवन पहुंचती हैं। नंद भवन उस सखी रूपी राधा का जोरदार स्वागत करते हैं और इसके बाद नंदगांव से सखा के रूप में पुरोहित को राधा रानी के महल में भेजा जाता है, जो होली के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है ये बताने के लिए आते हैं और फिर उनका लड्डुओं से स्वागत होता है। फिर बरसाना में शुरू हो जाती है लड्डू मार होली। परंपरा के अनुसार लड्डू होली के दिन मंदिर का पूरा प्रांगण राधा कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ नजर आता है। इस दिन राधा कृष्ण के भजन और होली के गीत गाए जाते हैं। दिन भर बरसाना में लोग राधा कृष्ण के प्रेम में मगन होकर नाचते हैं और लड्डू मार में लड्डू पाकर खुद को धन्य समझते हैं। सदियों से इस परंपरा पर बरसाना झूम रहा है लड्डू मार होली में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।